Hey guys, welcome back to my channel. A very warm welcome from my side. Myself Taranjeet Kaur. आज मैं आपको पीटीयू के बीटेक के स्टूडेंट्स को थर्मोडाइनमिक्स का जो हम चैप्टर जिसका पार्ट 1 कर चुके थे, आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो फर्स्ट पार्ट देखें और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने जो चैप्टर है हमारा वो है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ चैप्टर, ये वीडियो इज़ अकॉर्डिंग टू पीटीयू बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 4। यूनिट का नाम है यूज़ ऑफ टी एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर हमने क्या क्या कवर किया था। थर्मोडाइनेमिक्स की डेफिनेशन, क्वांटिटी स्टडीड इन थर्मोडाइनेमिक्स, थर्मोडाइनेमिक टर्म्स, सिस्टम सराउंडिंग्स के बारे में जाना था। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। फिर हमने देखा था स्टेट वेरिएबल क्या होता है। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा फर्स्ट वीडियो, फर्स्टली तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वाला वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए ये वाला, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ अ सिस्टम। वो वाली प्रॉपर्टी जो डिपेंडेंट है कि हमारे जो सिस्टम है उसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर है, उसके ऊपर उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो वाली प्रॉपर्टी जो मैटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंडेंट है उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल कौन सी हैं इनमें से? मास, वॉल्यूम। मास है जो, वो भी हम, मास क्या है, मैटर है, मैटर कितना है, कितने ग्राम्स में है, कितने किलोग्राम्स में है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी मैटर है। मोल्स ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी, ये सब मैटर में आती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में आप आगे इनके बारे में हम आगे फर्दर जो है पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डज़ नॉट डिपेंड अपॉन साइज़ ऑफ अ सिस्टम। वो वाली प्रॉपर्टी सिस्टम की जो कि उसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करती, साइज़ पर या आप कह लें मैटर पर। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डज़ नॉट डिपेंड अपॉन साइज़ ऑफ अ सिस्टम। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या क्या है? फॉर प्रेशर, टेम्परेचर, कंसनट्रेशन, डेंसिटी, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब आ गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, जो कि डिपेंड नहीं करती हैं साइज़ ऑफ सिस्टम के ऊपर या मैटर ऑफ सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब एक और चीज़ नोट में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दो चीज़ सेम ही लिखा हुआ है, दो बार लिख दिया, कि जब हम किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के साथ, तो जो आंसर मिलता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है कंसंट्रेशन की या मोलैरिटी की। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम अपॉन ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है या मोलैरिटी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आपने ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक हम तो बेसिक ही जान रहे हैं थर्मोडाइनेमिक्स के। अभी हमने जो चैप्टर के इन द डेप्थ है वहाँ पर हम नहीं पहुँचे हैं। ओके, तो ये भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि जब तक हमें जो बेसिक्स बात है वो नहीं पता तब तक हम एडवांस की तरफ कैसे जा सकते हैं ना। तो ये आप सारी चीज़ें लिख लें। ये आप नॉर्मल जो, अगर कोई स्टूडेंट फार्मेसी का है या किसी और बीएससी कर रहा है, कोई भी मतलब जिसमें थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर है, वो वाला स्टूडेंट भी इसको देख सकता है। 11th में है वो वाला भी स्टूडेंट देख सकता है। जस्ट जो है जो सिलेबस है वो तो ओवरऑल द
सेम ही रहता है। जस्ट ये तो मैम पीटीयू के अकॉर्डिंग है ये वीडियो, तो मैंने पीटीयू लिखा है। अदरवाइज़ अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स जनरली भी पढ़ना है तो भी इस वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ passage ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम फ्रॉम एन इनिशियल टू फाइनल स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस है वो है क्या है, पासेज हो रही है थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एक इनिशियल स्टेट से एक फाइनल स्टेट तक इक्विलिब्रियम के बीच में। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आता है उससे उससे पहले एक फाइनल स्टेट होगी, एक इनिशियल स्टेट होगी, उसका आपस में जो चेंज हो रहा है, इक्विलिब्रियम बन रहा है, उसे हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कई टाइप्स के होते हैं, इसमें हम वेरियस टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे, मेनली 4 टाइप्स पढ़ेंगे। आपकी 4 टाइप्स कौन सी होंगी, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, सारी आप आराम से देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल मीन्स हीट एनर्जी। आइसो का मतलब सेम और थर्मल का मतलब हीट एनर्जी। अब देखेंगे डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन विच अकर्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। वो वाला प्रोसेस है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा और चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम रहेगा ऑफ अ गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। वो वाला प्रोसेस जिसमें देर इज अ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल चेंज। आइसोथर्मल चेंज कह सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं। सिंपली क्या है, आइसोथर्मल मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन बी वेरिएबल एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये साइड पर अब ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ की ओर ध्यान से देख लीजिए। ये इधर साइड है प्रेशर और इधर है वॉल्यूम, और ये जो ग्राफ है ऐसे ऐसे थोड़ा सा बेंड करके जा रहा है, थोड़ा सा बेंड है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसका पॉइंट ये वाला, ये है ए पी नॉट वी नॉट, ये है बी पी वन वी वन। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ घटती गई। टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ घटती गई, तो ग्राफ कुछ इस तरह का ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो बस यहाँ लिख दिया हमने कि ये टेम्परेचर जो था वो हमारा कांस्टेंट था। अब हम जानेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। आइसो मीन्स सेम एंड बार मीन्स प्रेशर। ठीक है, इन्होंने आइसो प्रेशर प्रोसेस नहीं नाम लिखा इसका, थोड़ा नाम को अच्छा बनाने के लिए इन्होंने उसके यूनिट को यूज़ कर लिया, आइसोबैरिक। द प्रोसेस दिस प्रोसेस अकर्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर बट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस विद टाइम ऑफ सिस्टम। कि ये जो प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर पर अक्कर करता है, लेकिन जो इसकी वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है वो चेंज कर सकती है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये अक्कर करता है, प्रेशर होना चाहिए आपका कांस्टेंट, लेकिन आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस साइड पे आप ग्राफ देख लीजिए, ये है वाई एक्सिस जो डिनोट करिए प्रेशर को और एक्स एक्सिस डिनोट करिए वॉल्यूम को। ऐसे देखिए, यस, वाई एक्सिस जो है वो डिनोट करिए प्रेशर को ये, और ये है एक्स एक्सिस, ये डिनोट करिए वॉल्यूम को। ये जो बना ये हमने पॉइंट ले लिया पी इनिशियल, ये पी फाइनल। ठीक है, और ये आ गया वी इनिशियल एंड वी फाइनल। और जो इसके बीच में ये ऐसे पूरा रेक्टेंगल टाइप बन गया, ये आ गया एरिया इसका, जो कि हम डिनोट करते हैं पी डेल्टा वी से। ठीक है, और इसके बाद में आप नीचे हम पढ़ेंगे कि वर्क डन इसमें क्या हुआ, वर्क डन हुआ वो इसी से हम लेते हैं, लिखा हुआ है ना एरिया। तो वर्क डन की बात अभी हम आगे करेंगे, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस V इज इक्वल टू P इंटू वी टू माइनस वी वन और V इज इक्वल टू NR इंटू टी टू माइनस टी वन। ठीक है, लेकिन जो ये ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आप साथ साथ में बना लीजिए सारे। तो हम देखेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस। पहले हमने देख लिया आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें क्या था,
साथ साथ में आप ना थोड़ा अपने दिमाग पर साथ साथ में प्रोसेस करते जाइए। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन चेंज। आइसोबेरिक में क्या था? प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कैन चेंज। अब तीसरा क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन चेंज, विच इज डिनोटेड बाय आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए, look toward the definition. This is the process which occurs at constant volume but temperature and pressure of a system changes with time. ये वाला जो प्रोसेस है ये अक्कर करता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर है जो सिस्टम का वो चेंज कर सकता है। ठीक है, अब आप देखिए इसका ग्राफ। हाँ, तो इसके ग्राफ में क्या है? वॉल्यूम तो चेंज हुई नहीं, तो जो प्रेशर बढ़ाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वॉल्यूम मैंने इतना पानी ले लिया एक बीकर में, अब इसके ऊपर मैं जितना मर्जी प्रेशर लगाई जाऊँ, जितना मर्जी इसको हीट करी जाऊँ, अगर मैंने इसकी वॉल्यूम को बढ़ाया नहीं, तो वो जो मेरा ग्राफ होगा वो क्या होगा? पहले वो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा। पहले इनिशियल पॉइंट था ये, पहले नीचे से गया ऊपर, फिर ऊपर से फिर नीचे आ गया, तो इसके ऊपर ही रहा ये इनिशियल पॉइंट। इसको ये मान लिया और फाइनल ये मान लिया। ठीक है, जब मैंने वॉल्यूम को चेंज ही नहीं किया तो वॉल्यूम की वैल्यू सेम रही, वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल, लेकिन जो प्रेशर की वैल्यू है पी फाइनल और पी इनिशियल वो डिफ़र करेंगी। ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो सेम रही। ठीक है, अब जब वॉल्यूम जब वॉल्यूम घटी नहीं बढ़ी नहीं, तो जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रही, यानी कि सेम रही, यानी कि सेम थ्रू आउट रही। तो वर्क डन भी नहीं हुआ गैस पर। अगर गैस की वॉल्यूम को मैं चेंज ही नहीं करूँगी तो उस पर वर्क क्या होगा? वर्क के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइडियाबैटिक प्रोसेस। मैंने आपको 3 टाइप के प्रोसेसेस के बारे में बता दिया, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक। अब हम आइडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानते हैं। Adiabatic process is that in which change in heat of system is zero. वो वाला प्रोसेस जिसमें चेंज ऑफ हीट जो है ज़ीरो होगा, डेल्टा एच ज़ीरो होगा, उसे हम आइडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। इसमें प्रेशर की और वॉल्यूम की वैल्यू चेंज कर सकती है। सॉरी, इसे डेल्टा क्यू से डिनोट किया है, एच की जगह डेल्टा क्यू से डिनोट किया है। ग्राफ की ओर देखिए, प्रेशर की 2 वैल्यूज़ हैं P1 एंड P2 एंड वॉल्यूम की भी 2 वैल्यूज़ हैं V1 एंड V2। P और V का ग्राफ बनाया गया है और क्या ऑब्ज़र्व किया? हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो प्रेशर, वॉल्यूम और टाइम है वो एक जगह यहाँ पर P1 V1 T1 है और यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम P2 V2 T2 है। इसमें जो ये वाली कर्व बन रही है ये है आइडियाबैटिक एक्सपेंशन कर्व। ये जो है डिनोट करिए कि जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर है। आइडियाबैटिक प्रोसेस हम तब कहते हैं जब चेंज इन हीट जो है ज़ीरो हो। जैसे हमारे थर्मस बॉटल्स में होता है कि जिस टेम्परेचर पर हमने पानी डाल दिया वो उसी टेम्परेचर का रहेगा, वो ना कम होगी इसका टेम्परेचर, ना बढ़ेगा, उसी टेम्परेचर पर रहेगा। वैसे तो जो हीट एनर्जी का चेंज होता है, वर्क का भी चेंज होता है, लेकिन अब हमने थर्मस में पानी डाल दिया तो जो हर एक चीज़ में एरर होता है। हमने देखा है कि साइंस में हर एक चीज़ में एरर होता है। अगर हमने कुछ मान लो आपने कि 28 डिग्री सेल्सियस पर पानी डाला तो वो 28 से 27 तक चला जाता है, जिसका हमें थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पता चलता। ठीक है, लेकिन उसको 27 तक रखना या ऑलमोस्ट 28 तक रखना क्या काम करता है? वो आइडियाबैटिक प्रोसेस काम करता है कि हीट जो सिस्टम की है वो ज़ीरो के बराबर हो। ठीक है, चेंज ना हो।
इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, थर्मस की बोतल, ठीक है। इट डज़ नॉट अलाउ ट्रांसफ़र एनर्जी एज ए हीट बट अलाउ इट इज़ वर्क। देखिए कि हीट का तो कोई भी ट्रांसफ़र हम नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन अगर वो वर्क की फॉर्म में हो रहा है तो वर्क को हम नहीं रोक सकते, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ अ सिस्टम, उसके बाद में आएगा इंटरनल एनर्जी, उसके बाद में आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ अ सिस्टम, पाथ फंक्शंस है पहले तो। दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, पाथ फंक्शंस एंड स्टेट फंक्शंस, ठीक है। These are the functions that depend on the path taken to reach the specific value such as work, heat transfer, etc. ये वो वाले फंक्शन हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कोई स्पेसिफिक वर्क किया या कोई हीट ट्रांसफ़र किया तो उस टाइम हमने पाथ कौन सा चूज़ किया। ये वाले फंक्शंस हमें ये बताते हैं। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, हीट और वर्क जो हैं वो पाथ फंक्शंस होते हैं, जो हमने बताते हैं कि हमने इस कंटेनर से इस कंटेनर में ट्रांसफ़र किया, तो ये जो पाथ है वो हमें पाथ फंक्शन बताता है, ठीक है। लेकिन स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन हमें नहीं पूछता कि कौन सा पाथ है, भाई जिस मर्जी रास्ते से जाओ बस तुम आ गए हो यही काफ़ी है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन जो है वो हमें पाथ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं देता, लेकिन जो पाथ फंक्शन है वो हमें पाथ टेकन टू रीच स्पेसिफिक वैल्यू सच इज़ वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन देख लो, इट टेल्स दिस अबाउट द स्टेट ऑफ सिस्टम इफ इन एनी साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन इज ज़ीरो। जब कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो स्टेट फंक्शन जो है उसमें चेंज जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। जैसे हम सर्कल के एक एंड पर खड़े हो जाएं, पूरा सर्कल क्रॉस करके आएँ तो हम वही मान जाते हैं, तो वो मान लेते हैं कि जो इसमें चेंज हुआ स्टैटिक फंक्शन में वो ज़ीरो था, ठीक है। स्टेट फंक्शन नहीं डिपेंड करता पाथ के ऊपर। अब हम एनर्जी एंड वर्क डन के बारे में देख लेते हैं, जो आपके सिलेबस में है। थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, एनर्जी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी है आई थिंक। तो अब हम सबसे पहले इंटरनल एनर्जी के बारे में जानते हैं। इंटरनल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ओके। एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ सब्सटेंस और अ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। सिंपल, कोई सब्सटेंस है, ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, कुछ भी है, इंसान है, चलो इंसान के बारे में तो और बहुत प्रोसेसेस भी इसमें आ जाएंगे, अदरवाइज ग्लूकोज बनता है ना ऑल दैट। कोई भी सिस्टम की अगर हम बात करें, कोई सिस्टम है जैसे कि ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा हमने जैसे आपको सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में बताया था, कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो जितनी एनर्जी है उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। Within the system is called its internal energy. It is a definite quantity. Definite means fixed. Fixed भी लिख सकते हैं हम, definite भी लिख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेशन दिया कीजिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट, फिर मैं उसी पर बनाऊंगी वीडियो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मैथ भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, उसके मैंने 5 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अब 6th वीडियो आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और जो इंटरनल एनर्जी होता है वो जितनी भी एनर्जीज होती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी बहुत टाइप की एनर्जीज होती हैं एक सिस्टम के अंदर, थर्मल एनर्जी, इन सब का सम होता है, ठीक है। फिर हमने इस चैप्टर में आपने ये चीज़ें 11th-12th क्लास में देखी होंगी कि इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि कब एनर्जी नेगेटिव होती है और कब पॉजिटिव होती है। आपने ये चीज़ देखी होगी। तो हम पहले देख लेते हैं डेल्टा यू कब नेगेटिव होता है और डेल्टा यू कब पॉजिटिव होता है, ठीक है। डेल्टा यू इज़ नेगेटिव व्हेन एनर्जी इज़ रिलीज्ड। डेल्टा यू जो है वो इंटरनल एनर्जी को शो करता है, ये तब नेगेटिव होता है जब एनर्जी जो है रिलीज़ होती है। यानी कि कोई भी सिस्टम है उससे जब हम कह देते हैं कि H2 इज़ इवॉल्व्ड या हीट इज़ इवॉल्व्ड, तो हम उससे जो प्रोसेस है उसमें डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और जब किसी प्रोसेस में हम हीट देते हैं, खुद से हम बर्नर लगाते हैं
तो उसमें हम कहते हैं कि डेल्टा यू इज़ पॉजिटिव एंड एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड, यानी कि हमने खुद से हीट दी। कोई मान लीजिए यहाँ बीकर है, नीचे हमने फ्लेम लगा दिया, फ्लेम टाइप है ये मान लीजिए आप, तो इस टाइप के प्रोसेस में क्या है, हीट हमने खुद से दी है, इसमें टेम्परेचर खुद से बढ़ाया है, तो डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जब हीट जो है इवॉल्व हुई तो डेल्टा यू है नेगेटिव होगा। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बता दिया, वेयर टेम्परेचर इज सेम एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, उसके लिए इन्होंने बता दिया कि जो डेल्टा यू है वो ज़ीरो होगा। डेल्टा यू इज़ ज़ीरो फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज द टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर में चेंज होगा तभी तो कुछ होगा ना। एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज करें भी और अगर टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो तो पूरे प्रोसेस में, सिस्टम में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब वर्क के बारे में यहाँ पर दो केसेस हैं। एक जो केस है उसमें क्या है कि एक ग्लास है, उसमें पानी डाला हुआ है और साथ में किसी ने अपने हाथ से इसको स्टर किया है। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है तो आप मजाक में तो उड़ाइएगा। तो ये एक स्पून है, स्पून से हम इसको बार बार स्टर कर रहे हैं, ग्लास में पानी है और थोड़े पेबल्स डाले हुए हैं। यहाँ पर क्या है, ग्लास में पानी है और इसके साथ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है इसको। इन दोनों सिस्टम्स में क्या है, एक तो हाथ से वर्क कर रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वर्क है, दोनों में वर्क तो हो रहा है। In both cases, change in state of system is the same irrespective of state taken to change the state। जी देखिए, अब इसका क्या मतलब था जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक में है मैनुअल वर्क हो रहा है, लेबर वर्क कह दो आप, चाहे मैनुअल चाहे हाथ का काम कुछ भी कह लो, इसका मैनुअल वर्क कह लो, मैनुअल, और इसे कह लो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी का वर्क, ठीक है। इन बोथ केसेस चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम इज़ द सेम। उसमें भी क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्टली मूव करने लग गए, वाटर के, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फास्ट हो गए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट टेकन टू चेंज द स्टेट। यानी कि यहाँ पर स्टेट फंक्शन की बात हुई कि चाहे उसको हमने स्टर किया पानी को, चाहे हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी दी, लेकिन उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन द कंटेनर वो फास्टली मूव करने शुरू हो गए, फास्टली कोलाइड करने शुरू हो गए, तो वर्क हो गया स्टार्ट उनमें, उनमें एक फोर्स लगने लगी, फोर्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हम नहीं जानते कि किस भी तरीके से हमने किया, चाहे हमने स्टरिंग की, चाहे हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, चाहे हमने कुछ भी किया, लेकिन उसमें जो है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई। तो हमने बस स्टेट को चेंज करना था इम्पॉर्टेंट, ये हमने नहीं देखना था कि उसके हमने किस प्रोसेस के थ्रू गए हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम स्टैटिक फंक्शंस कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो डेल्टा क्यू की वैल्यू आई, ये आ गई हमारी आइडियबैटिक वर्क, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू आइडियबैटिक वर्क। अब हम देखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हीट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। इसमें हमने क्या किया, एक हमने कोई भी बॉटल ले ली, इसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है। पानी का टेम्परेचर मान लीजिए आप था इसका टेम्परेचर थोड़ा मैंने पानी हीट कर लिया था, तो ये टेम्परेचर था 40 डिग्री, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो मैंने इसको इस बास्केट में रख दिया, इसका कुछ अलग टेम्परेचर होगा, मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 25, जो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में चेंज व्हेन वर्क इज़ डन ऑन और बाय द सिस्टम, हीट पास इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। सिंपली क्या है, जब, और जो ये बॉटल है ये थर्मस बॉटल नहीं है, ये नॉर्मल बॉटल है जिसमें से हीट, अगर ठंडा पानी डालते हैं तो पता चल रहा है बाहर से कि ठंडा पानी है, या अगर गर्म पानी डाल रहे हैं तो भी हमें पता चल रहा है कि बाहर से ये गर्म पानी है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में क्या हुआ कि ये थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स हैं इसकी, तो जो हीट इसमें थी, ज़्यादा हीट थी, ये जो पूरा बास्केट है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यानी कि अगर यहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर था और यहाँ पर 25 था, तो ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम में आ गए,
इसने अपनी हीट का ट्रांसफ़र इसको कर दिया। 40 + 25 था 65। अब दोनों के ऊपर क्या हुआ, 65/2 जो है 66 का हाफ, दोनों के ऊपर 32.5 डिग्री सेल्सियस जो है हीट ट्रांसफ़र हो गई। उसका टेम्परेचर भी 32.5 आ जाएगा, उसका भी 32.5 आ जाएगा, यानी कि दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। इसने अपनी हीट जो है इसको दे दी, इसने अपनी हीट जो है इसने इसकी हीट को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ये आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल है। मेन जो है हम इंटरनल एनर्जी का चेंज के बारे में बात करेंगे। देखिए, internal energy U of the system may change when work is done on or by the system। U की वैल्यू तब चेंज होगी जब हम किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं या करवाते हैं। इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। हीट पासिस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। जो हीट है वो सिस्टम के अंदर पास करती है या बाहर आती है। जैसे बास्केट की तरफ जो है हीट पास कर गई और जो वो हमारे पास बॉटल थी उससे हीट जो है कम हो गई और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम। ठीक है, मैटर जो है लीव कर एंटर या लीव कर जाता है सिस्टम को। तो जो डेल्टा क्यू होता है जिसे हमने इंटरनल एनर्जी बोला था, उस वो जो है क्यू की इक्वल आ जाती है। जो क्यू वो क्या है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस था, दोनों के बीच में टेम्परेचर एक था 40 डिग्री, एक था 25 डिग्री, इनके बीच का जो डिफरेंस था वो था 15 डिग्री। तो यहाँ पर जो डेल्टा यू की वैल्यू हो गई वो आ गई 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 15 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम डिनोट करते हैं कि चेंज इन हीट क्या हुई। चेंज इन हीट इज डिनोटेड बाय डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, वेयर क्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द टू सरफेसेस। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इसी चीज़ में डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको किसी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के या इंजीनियरिंग फिज़िक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।